खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन आज हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मेघालय के मुख्यमंत्री कोंकल संगमा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए भव्य रूप से तैयारी की गई है। हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में समापन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हुई राष्ट्रीय खेलों को यादगार बनाने के लिए कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के लोकल कलाकार भी शानदार प्रस्तुति देंगे। समापन के मौके पर नैनीताल रोड पर जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हल्द्वानी से लेकर काठगोदाम तक कई जगहों पर स्टेज बनाए गए हैं, जिन पर सांस्कृतिक कर्मी कुमाऊनी परिवेश पहन कर आपको बता दें कि कुमाऊनी गानों में नृत्य कर रहे हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों पर लगातार तैयारियां जो है आज समापन समारोह को लेकर की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्टेज जो है वो भी सजाई गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से उत्तराखंड को इस बार मेजबानी जो है वो राष्ट्रीय खेलों की मिली थी और पूरे जो खेल है अलग अलग जगहों पर करवाए गए उत्तराखंड के, ताकि उत्तराखंड खेलों के लिए भी आगे माना जाए। जिस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड मानी जाती है, वीरभूमि उत्तराखंड मानी जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर खेल भूमि भी अब उत्तराखंड निकलकर सामने आए, जिसके चलते 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुरुआत है वहां पर की गई थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड में खेलों का क्या क्या हुआ ये भी एक नजर डालते हैं। उत्तराखंड के 8 स्थानों पर आयोजित जो है वो खेल प्रतियोगिता हुई। राष्ट्रीय खेलों में 35 प्रतियोगिता हुई थी और 2 को छोड़कर बाकी सभी मेडल टैली के खेल थे। और देहरादून राष्ट्रीय खेलों का प्रमुख आयोजन स्थल रहा है और हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर में सबसे ज्यादा खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर आज हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके हल्द्वानी आगमन को लेकर नगर निगम द्वारा तिकोनिया चौराहे से लेकर गोलापार के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक आयोजित रोड शो में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। नगर निगम द्वारा जगह जगह पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गृह मंत्री के स्वागत के लिए तैनात किया गया है। वहीं पारंपरिक कुमाऊनी वेशभूषा पहनकर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगी और इस दौरान गृह मंत्री के स्वागत के लिए कई सारे होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने कहा कि नगर निगम द्वारा समूह की महिलाओं को गृह मंत्री के स्वागत के लिए लगाया गया है। देख सकते हैं आज हमारे यहाँ हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी भी हमारे शहर में आ रहे हैं, जिसको लेकर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। जगह जगह यहाँ के विभिन्न संगठन स्वागत के लिए उत्सुक हैं। उसी की तैयारियां अभी चल रही हैं यहाँ पर और लोग उनके स्वागत के लिए तिकोनिया से लेकर स्टेडियम तक जगह जगह। मसूरी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी केमल बेड रोड पर चल रहे सीवरेज परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार को 1 सप्ताह के भीतर कैमल बैक रोड में सीवरेज लाइन डालने के कार्यों को पूरा करने के साथ ही कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यह बताया कि मसूरी में 67 किलोमीटर लंबी सिविल लाइन परियोजना स्वीकृत की गई थी। इसके अंतर्गत कैमल बैक रोड में आपको बता दें कि 100 मीटर हिस्से में हार्ड रॉक के कारण कार्य में बाधा आई थी, जिससे निर्माण में देरी हुई। उन्होंने कहा कि अब इस समस्या का समाधान कर लिया गया है और कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि सरकार मसूरी के विकास को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी में विकास को लेकर मंत्री गणेश जोशी के सहयोग से कार्य शुरू कर दिया गया है। मसूरी की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को विभिन्न विभागों के सहयोग से ठीक कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। जो मसूरी सीवरेज योजना के लिए हमने 70 किलोमीटर सीवर लाइन स्वीकृत कराई थी, वो आखिरी चरण पर है
कैमल बेक रोड का एक 100 मीटर का पैच छूट गया था, जिस पर काम चल रहा था, लेकिन विंटर नाइट कार्निवल व न्यू ईयर के कारण वो रुक गया। और दूसरा मुझे ऐसा है कि मौके पर आके मैंने देखा हार्ड वर्क होने के कारण जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से आवागमन में यहाँ के स्थानीय नागरिकों को और आने वाले टूरिस्ट को दिक्कत हो रही है। आज मौके पर आकर मैंने उसका निरीक्षण किया है। मुझे आश्वस्त किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और शीघ्र ही इस सड़क का हम निर्माण करके, क्योंकि माल रोड और कैमल बैक रोड यहाँ की मुख्य सड़कों में एक है, यहाँ की जनता को हम राहत देंगे। कई और सड़कें भी हैं, कई और देखिए, हम इसका पूरी मसूरी की सड़कों का एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। कोई सड़कें एमडीडी से बनाई जाएंगी, कुछ प्लूडी से बनाई जाएंगी, कुछ नगरपालिका से बनाई जाएंगी, और एक व्यवस्थित मसूरी, सुंदर मसूरी जिस संकल्प के साथ हमारा ट्रिपल इंजन बनाया उसको हम साकार करेंगे। तो सही, क्योंकि अब हमारे पास जनता को ये कहने को नहीं है कि साहब हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी नगर पालिका में सरकार नहीं है। आज यहाँ की जनता का मैं आभार करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ भी हमारी सरकार बनाई है, और निश्चित उसके परिणाम भी सामने नजर आए। कैमल बैक रोड पे जो सीवर लाइन का जो मुद्दा था उसमें पूरी सड़क खोदी गई है, क्योंकि बीच में विंटर कार्निवल की वजह से वो काम रोक दिया गया था। लेकिन आज माननीय मंत्री जी के ने भी निर्देश दे दिए विभागों को, और मुझे लगता है कि 8-9 दिन के अंदर अंदर वो काम वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। आज माननीय मंत्री जी ने सभी विभागों को वहाँ पे बुलाया था, पीडब्ल्यूडी भी था, आपका जल संस्थान भी थे, तो सभी से बातचीत करके सबको निर्देशित किया। तो देखिए, वो तो चिन्हित किया जाएगा। अभी मैं विभागों की बैठक भी करूँगी और विभाग वाइज कामों की समीक्षा भी करूंगी, और जहां पे ज़रूरत होगी एक टाइम बाउंड भी होगा उन लोगों के साथ कि कब तक ये काम पूरा करना है, क्योंकि अब सीज़न शुरू हो रहा है मसूरी में, तो एक टाइम बाउंड रखना है उन लोगों के साथ, और जल्द ही आप लोगों को चीज़ें सही तरीके से दिख जाए। सरकार के द्वारा रजिस्ट्री को पेपरलेस किया गया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ वकीलों ने 1 दिन की हड़ताल की है। बार एसोसिएशन विकासनगर के पदाधिकारियों ने सरकार के इस फैसले के प्रदर्शन जो है इसके खिलाफ किया है और जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान बार एसोसिएशन विकासनगर ने एक ज्ञापन सरकार को भेजा। इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से पहले विक्रय पत्र की बिक्री होती थी, उसी तरह से पहले की भांति इस कानून को बनाया जाए। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो विक्रय पत्रों का पंजीकरण पेपरलेस किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो है विवाह पंजीकरण एवं वसीयत यूसीसी के प्रावधानों के तहत साइबर कैफे को सौंप दिए गए हैं। तो हमारा उत्तराखंड सरकार से कहना है कि विक्रय पत्रों में और विवाह पंजीकरण में और आपका वसीयतनामे में अधिवक्ताओं की पूर्व की भांति जिससे अधिवक्ता कार्य कर रहे थे उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कृपा करें। हमारा सरकार से ये कहना है। इसलिए हमने आज एसडीएम के माध्यम से, एसडीएम महोदय के माध्यम से सरकार को मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है, और हमारा सरकार से करबद्ध निवेदन है कि अधिवक्ताओं के रोजगारों को और हमारे साथ जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उनको देखते हुए एनएसटी पूर्व की भांति करने की कृपा करें। धन्यवाद। ये कितने दिन की हड़ताल रहेगी आपकी? अभी तो अब शाम को बताया जाएगा। अभी शाम को देहरादून बार से अभी का निर्णय आना बाकी है। आज तो लगभग सारे सभी बंद हैं। तो 3-4 बजे कैसे बताया कि हमें कल भी हड़ताल करना, कितनी लंबे करना। उत्तराखंड कांग्रेस में इस वक्त आपसी कलह चरम पर है, जो कि सोशल मीडिया पर भी साफ नजर आ रही है। किस तरह से एक नेता दूसरे नेता पर तंज कस रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा को कांग्रेस ने बैठे बिठाए मौका दे दिया है। भाजपा अब जमकर कांग्रेस पर तंज कस रही है और कांग्रेस से चुटकी ले रही है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई रहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हनी पाठक ने यह भी कहा कि कांग्रेस की आपसी कलह जगजाहिर और इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस को जनता से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, वो उनका अपना मैटर है कि कुर्सी को लेकर लड़ाई करना तो उनके वो संस्कार में है, क्योंकि लगातार कुर्सी को ही लेकर लड़ाई इनकी यहाँ होती चली आई है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर बहुत ज़्यादा विपक्ष के बोलने के बाद कभी कोई आसीन हुआ, लेकिन उसको भी पद से, चेयर से समय समय पर हटाने का कार्य किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनके लिए तो विपक्ष की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके खुद के जो नेता हैं,
पूर्व मंत्री रह चुके हैं हीरा सिंह बिष्ट जी, वो खुद ही प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल पे दलाल का ठप्पा दे रखे हैं। उनके बाकी प्रवक्तागण भी सवालिया निशान उठाते हैं, उनके प्रभारी यहाँ उत्तराखंड में आना जरूरी नहीं समझते हैं। तो ये उनके यहाँ जो आपस में सिर फुटा फुटौल है वो यह दर्शाता है कि ये जनता के प्रति बिल्कुल सरोकार नहीं रखते हैं। ये अपने भले के लिए जो कार्य होता है ये वही उसी में संतुष्ट रहते हैं और अपना ही सिर फुटा फुटौल करने में व्यस्त रहते हैं। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। हालांकि निकाय चुनाव के चलते इसमें थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब भाजपा इसे एक बार फिर गति दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 18 फरवरी तक सभी मंडल अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण कर देगी और 20 तारीख तक सबकी घोषणाएं भी हो जाएंगी। इसके बाद 28 फरवरी तक 19 जिलों के जिला अध्यक्षों की भी चुनावी प्रक्रिया पूरी कर घोषणा की जाएगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद तुरंत प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी पार्टी कर देगी। ऐसे में माना जा रहा है कि फरवरी महीने में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह नए रूप में आ जाएगा और उसके बाद आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखाएं भी तय की जाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगठन पर्व के रूप में पूरे देश भर में संगठनात्मक चुनाव का अभियान चल रहा है और हमारे राज्य में क्योंकि निकाय चुनाव यहाँ पर अभी हुए हैं और निकाय चुनाव से पहले हमारे उत्तराखंड राज्य के जो सभी पोलिंग बूथ हैं उन सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है और आगे हमारी मंडल और जिलाध्यक्षों के चुनाव निकाय चुनाव का थोड़ा विलंब हुए और अब 20 फरवरी तक हमारे सभी मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो जाएगा और उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 28 फरवरी तक हमारे प्रदेश के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के 19 जिला इकाइयां हैं उन सभी के जिलाध्यक्षों का भी चयन हो जाएगा। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रदेश में लगने वाले स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर का करंट धीरे धीरे प्रदेश की राजनीति में दौड़ता दिखाई देने लगा है। अभी 4 दिन पहले किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रीपेड मीटरों को सड़क तोड़कर जबरदस्त विरोध जताया है। कांग्रेस भी किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ के समर्थन में खुलकर उतर आई है। लालकुआं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जमकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। सरकार गरीबों को यहाँ स्मार्ट मीटर लगाकर उनका उत्पीड़न कर रही है। ये मीटर लगने से छोटे किसान और गरीब लोगों पर मार पड़ेगी। ऐसे में जो पूंजीपति लोग हैं उनके यहाँ पहले ये मीटर लगाने की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने सरकार से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ये मीटर लगाए जाएंगे इसका विरोध पूरे देश भर में किया जाएगा। कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी है, हम भी इसका विरोध करते हैं। ये बहुत ही गरीबों पर अतिरिक्त लोड, सारे लोगों पर अतिरिक्त लोड पड़ने जा रहा है। इसका हम तहे दिल से विरोध कर रहे हैं और हमारे विधायक जो हैं किच्छा के बेहड़ साहब ने उन्होंने स्मार्टफोन का विरोध किया है। हमारे हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार उनके द्वारा विरोध जारी है और ये अन्नानी अमानी की सरकार है। जो कहते हैं वही सरकार को मान लेती है और वो नियम लागू कर देती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गरीबों को लोड पड़ेगा, आम जनता पर लोड पड़ेगा। तो बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगा और कांग्रेस पूर्ण रूप से विरोध कर रही है। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पूर्व विधायकों की पेंशन में की गई बढ़ोतरी की कड़ी आलोचना की है और सरकार के इस फैसले को सरकारी खजाने पर डाका डालना करार दिया है। इस मामले को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा विकासनगर में पत्रकारों को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कैबिनेट में पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए ये काला दिवस है तथा सरकारी खजाने पर डाका डाला जा रहा है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो प्रदेश कर्ज के सहारे चल रहा हो तथा उसके ऊपर लगभग 90,000 करोड़ की उधारी हो एवं प्रतिवर्ष लगभग 6600 करोड़
रुपए ब्याज के चुका रहा हो। ऐसे प्रदेश में एक विधायक को लगभग 3,25,000 रुपए वेतन भत्ते एवं 60,000 पेंशन प्लस स्लैब 20,000 रुपए ईंधन भत्ता दिया जा रहा हो और इन हालातों में प्रदेश दिवालिया नहीं होगा तो और क्या होगा। सरकार ने कल ही कैबिनेट में पूर्व विधायकों की जो पेंशन 40,000 रुपये मिल रही थी उसको बढ़ा करके 60,000 रुपये करने का फैसला किया है, जो कि लोकतंत्र के इतिहास में काला दिवस है और एक तरह से सरकारी खजाने पे लूट है। हमारा कहना है कि ऐसे प्रदेश में जब प्रदेश दिवालिया होने के कगार पे है, 90,000 करोड़ रुपए का इस प्रदेश पे लगभग कर्ज हो चुका है। 6,600 से लेकर के 7,000 करोड़ रुपए तक प्रति वर्ष हम ब्याज के रूप में दे रहे हैं। ऐसे में इन विधायकों का ये पेंशन बढ़ाना निश्चित तौर पे इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखते हैं कि हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी अधिकारी कई दशकों तक काम करते हैं, उसके बावजूद उनको बिल्कुल भी कोई पेंशन की सुविधा नहीं है। और दूसरी तरफ एक हमारे जो बेचारे बहनें हैं जो वृद्ध हैं, चाहे वो गरीब हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, जो हमारे विकलांगजन हैं, उनको भी मात्र 1,500 रुपये उनको पेंशन दी जा रही। कभी सरकार ने इस बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई कि ये गरीब 1,500 रुपये में अपना गुजारा कैसे करें। अरे आपकी जो विधायक है, चाहे सरकार बिल्कुल एक तरह से निकम्मेपन की उन्होंने हद पार कर दी। अरे कभी इनके बारे में तो सोचिए, अगर आप इनकी पेंशन बढ़ाते तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता आपका स्वागत करती कि आपने गरीबों को कुछ देने का काम किया, उनके दर्द को दूर करने का काम किया। लेकिन इस तरह से एक विधायक पहले ही देखिए आप, जो विधायक है लगभग 3.25 लाख रुपए के करीब वेतन भत्ते तमाम जो सुविधाएं आहरित कर रहे हैं, उसके बावजूद फिर उनको पूर्व होने की दिशा में 60,000 रुपये पेंशन प्लस स्लैब अलग है। 70 साल में इतना, 80 साल में इतना, 75 साल में इतना, इस तरह से बहुत सरकारी खजाने में लूटे। रुद्रप्रयाग जिले के युवाओं के लिए खुशी की खबर है। पासपोर्ट बनाने को लेकर भटक रहे युवाओं के लिए गुलाब राय मैदान में कैंप लगाया गया है। डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार की शानदार पहल की चौतरफा जमकर प्रशंसा हो रही है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में गुलाब राय मैदान में 3 दिवसीय नया पासपोर्ट एवं नवीनीकरण करने के लिए मोबाइल कैंप शुरू हो गया है। एक दिन में 50 स्लॉट ही बुक कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर डीएम ने स्वयं का पासपोर्ट नवीनीकरण करते हुए तथा पत्नी एवं बच्चों का भी नया पासपोर्ट बनवाया। जिला मुख्यालय स्थित गुलाब राय मैदान में आयोजित पासपोर्ट बनाने का मोबाइल कैंप का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने कहा कि ये जनपद के लिए सुनहरा अवसर है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना पासपोर्ट एवं पासपोर्ट नवीनीकरण करवा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कैंप भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। तो हमारे पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे श्री विजय सागर पांडे जी से हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि एक रुद्रप्रयाग के लिए भी एक पासपोर्ट के लिए कैंप लगाया जाए, बिकॉज यहाँ से भी बहुत लोग पासपोर्ट आवेदन करने के लिए उनको देहरादून जाना पड़ता है, जिसमें समय न मिलने के कारण या विलम्ब होने के कारण में देरी होती है। तो उसके लिए उन्होंने आग्रह किया था और मैं इसके लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रयोजन के लिए सिर्फ मात्र एक दिन नहीं, टोटल 3 दिन दिए हैं। और मैं आप सभी के माध्यम से मैं सभी जो रुद्रप्रयाग की जनता को मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो आएँ और अगर आपके पासपोर्ट नए बनने हैं तो उसके लिए अप्लाई करें, अगर आपको पासपोर्ट रिन्यू कराना है तो उसके लिए अप्लाई करें। और ये एक स्वर्णिम अवसर है कि आप हमारी जो सरकार है वही आपके पास है, आपके पास आ गई है, तो इस समय जितना आप इसका लाभ उठा सकें उतना लाभ उठाएं। यहाँ पे जैसे सबसे पहले जो प्रक्रिया बनाई गई है उसमें आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। तो चूँकि हमारे पास भी पासपोर्ट था और उसको रिन्यू कराना था, तो उसका भी आज मैंने भी इस अवसर का लाभ उठाया और यहाँ पर अन्य जितने भी आगंतुक हैं उनके साथ मैं भी यहाँ लाइन में हूँ और अपने पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा रहा हूँ। उसके बाद आवेदन पूर्ण किया जाएगा। जैसे इसमें पर डे 50 का एक स्लॉट होता है, तो जैसे 13 तारीख का 50 और 14th का ऑलमोस्ट 50% हमारा कवर हो गया है और अभी लगभग 75 के आसपास और बचे हैं। और इसी को देखते हुए 15 के बाद ये इस पर विचार किया जाएगा कि क्या इस पर और आवश्यकता है या किन्हीं अन्य क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता है, तो उसके अनुसार फिर से इस पर निर्णय लेने के लिए आग्रह। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।